हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं और ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूर लिविंग वेज का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। और ऑप्शन देख रहे होंगे तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 ये दिया गया है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जितने भी कंसेप्ट बनते हैं उन सारे कंसेप्ट को अभी हम लोग देख लेने वाले हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जितने भी अनुच्छेद है उसको भी हम लोग इसी क्वेश्चन के माध्यम से डील करने वाले हैं। अर्थात फ्रेंड्स, अगर इस एक क्वेश्चन को आप मेरे साथ डील करिएगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके एग्जाम में बन जाएंगे। अर्थात यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कंप्लीट राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भारत के संविधान को पढ़ते होंगे तो भारत के मूल संविधान अर्थात 26 जनवरी 1950 जिस तिथि को संविधान लागू हुआ उसको हम लोग बोलते हैं मूल संविधान। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारत के संविधान में टोटल 22 भाग था। 395 को क्या था सर? अनुच्छेद था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखें तो 25 भाग है और 450 से भी अधिक आपको अनुच्छेद देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, भारत के संविधान में एक भाग है भाग 4 और भाग 4 में ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेगा। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विषय में जानकारी देगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और शॉर्ट में बोलते हैं बीपीएससी। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आप आंसर दीजिएगा क्या चीज? आयरलैंड। आयरलैंड आयरलैंड के देश के संविधान से भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लाया गया है। फ्रेंड्स, ये भी आपसे आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयरलैंड ने अपने देश के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लाया है। तो इसने इसने अर्थात स्पेन से आयरलैंड के देश के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लाया गया है। फ्रेंड्स, अभी तक क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लाया गया है। तो आयरलैंड के देश के संविधान से लाया गया है। ये फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जरूर से आप याद रखिएगा। आइए अब हम लोग डील करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस बात को आपको पता ही होगा कि भारत के अंतर्गत जो संविधान है, इस संविधान को निर्माण या इस संविधान को बनाने का काम संविधान सभा नामक संगठन के द्वारा किया गया है। और संविधान सभा के अंतर्गत बहुत सारे सदस्य हुए थे जिसको बोलते हैं संविधान सभा के सदस्य। इसमें एक व्यक्ति जिनका नाम था वीएन राव, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। जो वीएन राव वो संविधान सभा के थे सर संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। और वीएन राव समय समय पर संविधान सभा के सदस्यों को सलाह दिया करते थे। और वीएन राव ने ही संविधान सभा के सदस्यों को यह सलाह दिए थे कि संविधान में 2 प्रकार के अधिकार होना चाहिए। कितने प्रकार का अधिकार होना चाहिए? 2 प्रकार के अधिकार होना चाहिए। एक अधिकार होना चाहिए जो न्यायालय उसको लागू कर सके, यानी न्यायालय में जाने के बाद वो परिवर्तनीय हो। और एक ऐसा अधिकार होना चाहिए जो न्यायालय उसको परिवर्तनीय न कर सके, अर्थात न्यायालय उसको लागू नहीं कर सके। वीएन राव के सलाह पर ही संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा
संविधान में दो भाग को जोड़ा गया। एक भाग एक भाग चार था। एक कौन भाग था सर? एक भाग आपका चार था और एक आपका भाग तीन था। एक आपका भाग चार था और एक कौन सा भाग था? भाग तीन था। ठीक है सर फ्रेंड्स, भाग तीन को जब पढ़िएगा तो इसमें फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार के विषय में जानकारी देखने को मिलेगा। और भाग चार को आप पढ़िएगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी के विषय में जानकारी मिलेगा। अगर मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आपके मौलिक अधिकार का बहाल कराने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। अर्थात न्यायालय में मौलिक अधिकार से संबंधित बात लेके जाएंगे तो न्यायालय आपके बातों को सुनेगा। अर्थात आपके बातों को, अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो उस मौलिक अधिकार को बहाल कराने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा अर्थात न्यायालय करेगा। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ भी प्रावधान से संबंधित आप न्यायालय में जाते हैं तो ये न्यायालय उसको लागू नहीं करेगा, ये बाध्य योग्य नहीं होगा, अपरिवर्तनीय होगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। जैसे एक फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, जब अनुच्छेद आपको 44 पता होगा तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात करी गई है और भारत के अंतर्गत जैसे गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया, इस राज्य में समान सिविल संहिता लागू है। अब ये समान सिविल संहिता क्या है हम अनुच्छेद में आपको बताएंगे, परंतु इस बात को समझिए कि तीन चार ऐसे राज्य हैं जहां पे समान सिविल संहिता लागू है। मान लेते हैं कि राजस्थान राज्य में समान सिविल संहिता लागू नहीं है और राजस्थान के नागरिक न्यायालय में गया और बोला कि उत्तर प्रदेश, गोवा में, उत्तराखंड में, गुजरात में, ये सब राज्य में समान सिविल संहिता लागू है। न्यायालय महोदय आप राजस्थान में ही क्या कर दीजिए, लागू कर दीजिए। तो न्यायालय महोदय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, वो तुरंत आपको बोलेंगे ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं। ये किसके क्षेत्राधिकार में होगा? तो उस राज्य के विधानमंडल से संबंधित प्रावधान होगा। वो चाहे वो राज्य चाहेगा तो इसको लागू करेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हमें यहाँ पे यह बताना था ना कि मौलिक अधिकार से संबंधित अगर कोई भी प्रावधान हो और उस प्रावधान से संबंधित आप न्यायालय में जाएंगे तो ये न्यायालय उस बात को सुनेगा। न्यायालय में जाइएगा तो ये बात योग होगा, परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आप न्यायालय में जाइएगा तो ये बात योग नहीं होगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके आगे और हम लोग देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित और कुछ बातों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ विद्वानों का अपना मत है जो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कौन से विद्वान ने अपना स्टेटमेंट क्या दिया है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक विद्वान जिसका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या नाम था फ्रेंड्स? ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित ये बोले हैं कि भारतीय संविधान का ये क्या है, आत्मा है। जो डीपीएसपी है संविधान का क्या है, आत्मा है। ओके फ्रेंड्स, एक व्यक्ति जिसका नाम है एल एन सिंघवी और एल एन सिंघवी ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित बोले हैं कि ये हमारे जीवन जीने की व्यवस्था है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित इन्होंने क्या बोले हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें जीवन जीने की शैली अर्थात जीवन जीने की व्यवस्था को बताता है। एक व्यक्ति जिसका नाम है एमसी छांगला,
एमसी छांगला। और एमसी छांगला ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित बोले हैं कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू कर दिया जाए तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। भारत क्या बन जाएगा सर? भारत आपका स्वर्ग बन जाएगा, भारत स्वर्ग बन जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट है। एक व्यक्ति जिनका नाम है केटी शाह, और केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपने मर्जी से उपयोग करेगा या बैंक अपने मर्जी से भजाएगा। तो ये चारों व्यक्ति का स्टेटमेंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसको फ्रेंड्स आप जरूर याद रखिएगा। ये केटी शाह से संबंधित जो ये स्टेटमेंट है, स्टेट पीसीएस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको जरूर से आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, आइए अगर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, या पूरे संविधान ही क्यों नहीं हो, पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार होता है संसद को। तो एक क्वेश्चन का आपसे जवाब हम जानना चाहेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कितने संविधान संशोधन हुए हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 4। 4 ऐसे संशोधन हुए हैं जो किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। एक आपका है 42वां संविधान संशोधन। क्या बोले फ्रेंड्स? 42वां संविधान संशोधन 1976। एक हुआ है 44वां संविधान संशोधन 1978। एक हुआ है 86वां संविधान संशोधन 2002, और एक हुआ है 97वां संविधान संशोधन 2011। ये 4 ऐसे संविधान संशोधन हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अब 42वां संविधान संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कैसे संबंधित है, इसको फ्रेंड्स देखते हैं। बाकी भी संविधान को हम संविधान संशोधन को देखेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद, क्या बोले फ्रेंड्स? अनुच्छेद 39 के का, अनुच्छेद 43 के का, और अनुच्छेद 48 के का, ये 3 अनुच्छेद संविधान 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है। अनुच्छेद 38 के जो भाषा था, उस भाषा में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। इस बात को फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया है। अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया है, और अनुच्छेद 45 क्या है ये आगे चल के अभी हम आपको बताएंगे, इसी क्लास में फ्रेंड्स बताएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स 97वां संविधान संशोधन 2011, इस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 43 के ख को जोड़ा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस बात को आप भली भांति जरूर से याद रख लीजिएगा। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कितने संविधान संशोधन हुए हैं, और ये जो 4 हुए हैं, इन चारों के विषय में भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग मूल तौर पर जो 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है, इस 36 से 51 तक के अनुच्छेद को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको हटा देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। आप स्वयं इस क्वेश्चन को देने योग्य हो जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो उस क्वेश्चन को भी आप जरूर से बता देंगे। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि अनुच्छेद 38 क्या है, सॉरी अनुच्छेद 36 क्या है। क्योंकि 36 से लेकर 51 तक ही हमें क्या करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ना है। तो अनुच्छेद 36 हमें राज्य के परिभाषा के विषय में जानकारी देता है। ओके फ्रेंड्स,
और ये जो राज्य की परिभाषा की हम बात बोले हैं, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, तो ये राज्य का परिभाषा तो आप अनुच्छेद 12 में भी पढ़े थे। अनुच्छेद जब आपको 12 पढ़ना होगा, अनुच्छेद जब 12 पढ़िएगा तो अनुच्छेद 12 भी राज्य को परिभाषित करता है और अनुच्छेद 36 भी राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 वाला राज्य और अनुच्छेद 36 वाला राज्य दोनों सेम है, परंतु परंतु इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो अनुच्छेद 12 जो है वो मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया जाता है, और अनुच्छेद यहाँ पे 36 में राज्य को कैसे परिभाषित किया जाएगा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। आप क्वेश्चन का जवाब क्या क्या दीजिएगा? क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें बताना है आपको कि कौन ऐसे अनुच्छेद है, कितने ऐसे अनुच्छेद है जो राज्य को परिभाषित करता है। इसका फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स इस बात को समझिए कि राज्य किसको कहेंगे। तो राज्य होने के लिए 4 तत्व मौजूद होना चाहिए। कितने तत्व मौजूद होना चाहिए? 4 तत्व। जैसे अगर भारत है तो क्या भारत को हम देश तो कहते ही कहते हैं, भारत को राज्य नहीं कह सकते हैं क्या? एकदम कह सकते हैं। संसद, संसद को हम राज्य कह सकते हैं क्या? एकदम कह सकते हैं। जेपी यूनिवर्सिटी, इसको हम राज्य कह सकते हैं क्या? एकदम कह सकते हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं? तो ये जो संस्था है, चाहे भारत नामक संस्था हो या संसद नामक संस्था हो या जेपी यूनिवर्सिटी नामक संस्था हो, सॉरी भारत एक देश है, राज्य है, उसको हम देखेंगे तो ये सब के अंदर 4 तत्व मौजूद होते हैं। सबसे पहले क्या? क्षेत्रफल। राज्य होने के लिए 4 तत्व मौजूद होना चाहिए। पहला क्षेत्रफल होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? जनसंख्या। क्या होना चाहिए सर? जनसंख्या। उसके बाद सरकार होना चाहिए, किसी सरकार होना चाहिए, और वो सरकार कैसा होना चाहिए? संप्रभु सरकार होना चाहिए, संप्रभु सरकार होना चाहिए। अगर कोई भी संस्था या कोई भी जगह ये 4 को फुलफिल करेगा तो उसको हम लोग राज्य का दर्जा देंगे। क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, और वो सरकार कैसा होना चाहिए? संप्रभु सरकार होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं बिहार एक राज्य है, भारत को भी हम लोग राज्य बोल सकते हैं क्योंकि भारत में क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल है कि नहीं है? 32,87,263 किलोमीटर क्षेत्रफल। जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में अभी विश्व में नंबर 1 पे आप आएंगे हैं, तो क्षेत्रफल के साथ साथ जनसंख्या भी है। और सरकार है कि नहीं? मोदी जी का क्या है? सरकार है। और वो सरकार कैसे है? तो संप्रभु सरकार है। अर्थात संप्रभु सरकार इसको बोलेंगे जो सरकार अपने नीति निर्माण में बाह्य देश का कोई हस्तक्षेप न हो। नहीं, बाहरी देश ये ना बोले कि आप इसका। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 37 को देखते हैं। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। न्यायालय में क्या नहीं है सर? वाद्य योग्य नहीं। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। अर्थात फ्रेंड्स हम यहाँ यह कहना चाह रहे हैं, यह अनुच्छेद यह कहता है कि जैसे मान लेते हैं अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के विषय में जानकारी देता है, और अनुच्छेद 40 के तहत ही राजस्थान राज्य के नागौर एक जिला है। उस जिला में सबसे पहले पहले ग्राम पंचायत को लागू किया गया था, और 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। तो राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले ग्राम पंचायत को लागू किया गया है। मान लेते हैं कि बिहार में ग्राम पंचायत लागू नहीं है, और बिहार के लोग न्यायालय में गए और न्यायालय में जाके बोल रहे हैं कि राजस्थान राज्य में ग्राम पंचायत लागू है, हमारे भी राज्य में ग्राम पंचायत लागू होना चाहिए। तो न्यायालय बोलेगा कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, हम इसको बहाल नहीं करा सकते हैं। अर्थात न्यायालय उसको वाद योग्य नहीं ठहराएगा, परिवर्तन नहीं करेगा। बात समझ में आया सर? परिवर्तनीय योग्य नहीं है यानी अपरिवर्तनीय हम बोल सकते हैं। परिवर्तनीय नहीं है अर्थात क्या होगा? अपरिवर्तनीय होगा। लेकिन मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी प्रावधान न्यायालय में लेके जाएंगे तो न्यायालय उसको क्या कराएगा? वाद्य योग्य होगा, उसको परिवर्तन कर देगा, उसको बहाल कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 37 आपको समझ में आ गया होगा।
आइए अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना अनुच्छेद 38 करता है। अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करता है। यह कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए, हर एक वो व्यक्ति को समानता स्थापित कैसे करे, यही हमें अनुच्छेद 38 के विषय में जानकारी देता है। यानी राज्य कल्याण के विषय में हमें अनुच्छेद 38 जानकारी देता है। ओके फ्रेंड्स, वहीं पर हम बात करते हैं अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 हमें समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान काम के लिए समान काम के लिए समान वेतन, समान वेतन के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 39 देता है। जैसे मान लेते हैं कि राम एक पुरुष है और सीता महिला है। दोनों लोग आपके घर पे मजदूरी कर रहे हैं और दोनों लोग अपने फुल एफर्ट से काम किए, 10 से 5 बजे तक काम किए। उनका मजदूरी जो है वो 500 होना चाहिए और आपने उनको मजदूरी नहीं ढंग से नहीं दिया, यानी राम को कुछ ज्यादा दे दिया पुरुष होने के नाते, और महिला अर्थात सीता को आपने कम दिया तो महिला होने के नाते। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है ना कि समान काम के लिए समान वेतन। अगर महिला उसी काम को कर रहा है और पुरुष भी उसी काम को कर रहा है तो उन दोनों का वेतन समान होना चाहिए, ये अनुच्छेद हमें 39 कहता है। हालांकि ये प्राइवेट सेक्टर में कम लागू होता है, पुरुष को ज्यादा वेतन मिलता है, महिला को कम वेतन मिलता है वही काम करने के बावजूद भी, परंतु ये गवर्नमेंट यानी सरकारी संस्था, सरकारी जॉब जब हो जाएगा तो यहाँ पे ये लागू होता है। मान लेते हैं आप दरोगा पुरुष हैं और महिला पुरुष भी दरोगा है, तो उन दोनों का वेतन क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे ये समानता स्थापित देखने को मिल जाएगा। ये अनुच्छेद हमें यह भी बताता है कि कोई व्यक्ति के पास मतलब धन एक ज्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थात हम यह बोल सकते हैं ना कि किसी वैसे व्यक्ति जिसके पास ज्यादा धन ना होना चाहिए, उस धन का वितरण हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो ये जानकारी हमें अनुच्छेद 39 देता है। आइए फ्रेंड्स, अगर हम अनुच्छेद 39 के क की बात करते हैं, 39 के क, तो 39 की जो क है इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें निःशुल्क विधि या निःशुल्क कानूनी सहायता देखने को मिलता है। निःशुल्क विधि, इसी को हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं कानूनी, कानूनी निःशुल्क विधि या कानूनी सहायता, ठीक है ना। निःशुल्क विधि या कानूनी सहायता के विषय में जानकारी अनुच्छेद 39 के क देता है। ये चीज को आप याद रखिए। मान लेते हैं फ्रेंड्स, कोई ऐसे व्यक्ति जो केस लड़ रहा है, कोई किसी के पास केस हुआ और केस होने के दरमियान कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि वो वकील रख सके, तो उस स्थिति में उस गरीब व्यक्ति को वकील निःशुल्क दिया जाता है सरकार के थ्रू। यही जानकारी हमें अनुच्छेद 39 के क देता है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 हमें क्या कहता है, तो ग्राम पंचायत, क्या बोले सर, ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 हमें ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 40 है, और ग्राम पंचायत का कट्टर समर्थक हुआ करते थे गांधी जी, और ग्राम पंचायत का विरोधी हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन दोनों लोगों में ग्राम पंचायत को लेकर मतभेद था, आपस में क्या था, मतभेद था। गांधी जी चाहते थे कि ग्रामीण स्तर पर अगर विकास होगा तो उसके लिए गांव स्तर पर क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत होना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते थे कि नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों से पूछा गया कि ग्राम पंचायत गांव में लागू, गांधी जी से पूछा गया क्यों होना चाहिए, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया क्यों नहीं लागू होना चाहिए। तो गांधी जी का यह कहना था कि गांव स्तर पर बड़े बड़े उच्च जो पदाधिकारी हैं वो देखने नहीं आएंगे, और जब देखने नहीं आएंगे तो उनकी स्थिति को नहीं समझेंगे। अर्थात गांव स्तर पर अगर विकास करने हो तो ग्रामीण स्तर पर होना ही चाहिए, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत का विकास होना ही चाहिए।
मुखिया सरपंच यही लोग गांव की स्थिति को ले जाकर ऊपरी तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया कि क्यों नहीं होना चाहिए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले कि अगर ग्राम पंचायत गांव में लागू किया जाएगा, मुखिया सरपंच इत्यादि इत्यादि, तो ये लोग लूट खसोट मचा देगा। जो पैसा आएगा उस पैसा को इन्होंने, ये लोग क्या कर देगा, लूट मतलब ये कर देगा। गांधी जी बोले कि कितना लूटेगा, है कि नहीं है सर। तो ये चीज हमें अनुच्छेद कितना देता है, अनुच्छेद 40 देता है। और इस बात को आप भली भांति समझिएगा कि राजस्थान, राजस्थान सबसे पहला राज्य है जो ग्राम पंचायत को लागू किया है। और राजस्थान का एक जिला जिसका नाम है नागौर, क्या नाम है सर, नागौर। नागौर में ही 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले ग्राम पंचायत को लागू किया गया था। उसके बाद महमूदनगर आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। उसके बाद भारत के अन्य अन्य राज्य में भी इसको क्या किया गया, लागू किया गया। तो अनुच्छेद 40 आपको समझ में आना चाहिए। अनुच्छेद 40 हमें ग्राम पंचायत के विषय में जानकारी देता है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 हमें क्या कहता है, ध्यान से आप समझिएगा। ओके फ्रेंड्स, अनुच्छेद 41 हमें क्या कहता है उसको ध्यान से आप समझिएगा। अनुच्छेद 41 हमें कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कुछ कुछ स्थिति में व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करें। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कुछ स्थिति में व्यक्तियों को क्या करे, यानी विशेष स्थिति में व्यक्तियों को क्या करे, रोजगार प्रदान करे। अनुच्छेद 41 कहता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 किसके विषय में जानकारी देता है, अनुच्छेद 42 हमें प्रसूति सहायता, प्रसूति, ठीक है ना, प्रसूति सहायता के विषय में जानकारी देता है। अर्थात प्रसूति अर्थात गर्भवती महिला, अगर कोई महिला गर्भवती है तो सरकार जो है, राज्य सरकार जो है उसको बहुत सारी सहायता करता है। जैसे अगर कोई महिला माँ बनने वाली होती है तो उसके लिए जो एम्बुलेंस आता है वो निःशुल्क हो जाता है। वहाँ आप सरकारी हॉस्पिटल में जब मेडिसिन कराते हैं तो पूरी की पूरी दवा भी क्या होती है, निःशुल्क होती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये सब होने के अलावे सरकार आपको 5-6 हजार रुपया देता है ताकि बच्चे को पौष्टिक आहार मिल सके। ये चीज हमें अनुच्छेद 42 देता है, प्रसूति सहायता देता है। ओके फ्रेंड्स, हालांकि इसका जो यूज होता है ज्यादातर, जैसे मान लेते हैं कि कोई आप पुलिस विभाग में महिला है और वो महिला माँ बनने वाली होती है, तो उस स्थिति में भी उनको सरकार क्या करती है, 6 माह का छुट्टी देती है और उसका पैसा भी नहीं काटती है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी होने लगा। बहुत सारे महिला पुरुष साल साल भर में क्या होने लगते थे, ये प्रोसेस करने लगते थे। तो सरकार बोली कि ये 2 ही पर लागू होगा, इसके अलावा अगर तीसरा होगा तो आपको छुट्टी दिया जाएगा, तो उसका पेमेंट इत्यादि इत्यादि काट लिया जाएगा। तो ये 2 ही बच्चे पर लागू होते हैं, प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 किसके विषय में जानकारी देता है, तो अनुच्छेद 43 ही श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43 अर्थात हम यहाँ अनुच्छेद 43 को समझना चाहें तो अनुच्छेद 43 को समझ सकते हैं कि जो मजदूर होंगे उन मजदूर को उतना वेतन जरूर मिलना चाहिए जिससे वो अपने जीवन को यापन कर लें। ऐसा नहीं कि आपने 10 से 5 बजे तक अपने घर पे कोई मजदूर को खटाया और उसका जो मजदूरी जेन्युइन मजदूरी है 500 और आपने उसको 50 रुपया देकर उसको घर लौटा दिया। तो ये उसका जो जेन्युइन मजदूरी है अर्थात जीवन यापन करने वाले जो मजदूरी है वो 50 रुपया नहीं बल्कि 500 रुपया था और आपने दिया कितना, 50 रुपया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो मजदूरों को मजदूरी वैसा मिलना चाहिए जो अपने जीवन को यापन कर सके, अपने परिवार को चला सके। ये जानकारी हमें अनुच्छेद 43 देता है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें 43 ही होगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 44,
अनुच्छेद 44 हमें क्या जानकारी देता है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता के बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 44 देता है। सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य गोवा है, उसके बाद उत्तराखंड है, गुजरात है। अभी हर एक राज्य अपना क्या कर रहा है? लागू कर रहा है। शायद 4 या 5 या 6 ऐसे राज्य हैं जहां इस राज्य में समान सिविल संहिता लागू है। ओके फ्रेंड्स, अभी समान सिविल संहिता क्या है इसको समझते हैं। तो आप इस बात को समझिए, जैसे मान लेते हैं कि एक परिवार है, उस परिवार में 5 पुत्र और पुत्रियां हैं। 3 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। अगर जो पिताजी हैं, अपने पिताजी जो धन का अर्जन किए हुए हैं, धन अर्जन के बाद जो भी संपत्ति का अर्जन किए हैं, और एक समय के बाद अगर संपत्ति का बंटवारा होगा तो वो 3 भाई में ही नहीं बल्कि 5 लोग में होगा, बहन का भी बंटवारा होगा। यही तो समान सिविल संहिता है। या ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं हिंदू में विवाह की पद्धति प्रक्रियाएं अलग अलग तरीके से होता है, इस्लाम धर्म में अलग तरीका से होता है। इस्लाम धर्म में कबूल है इत्यादि इत्यादि बोलते हैं, और हिंदू धर्म में आप 7 फेरा लगाते हैं। तो इस बात को समझिए ना कि अगर समान और सिविल संहिता जिस राज्य में लागू होगा तो हिंदू, मुस्लिम और जो भी संप्रदाय से संबंधित विवाह होंगे ना, उनकी सारी प्रक्रिया क्या होंगे? उनके लिए एक ही कानून, एक ही नियम बनाया जाएगा। यही आपका क्या है? समान सिविल संहिता है। फ्रेंड्स, इस बात को आप समझिए। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 के बाद अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे को लिए, अर्थात 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाए, यह राज्य का दायित्व बनता है। यह क्या बनता है फ्रेंड्स? राज्य का दायित्व बनता है। और अनुच्छेद 45 को ही प्रासंगिक बनाने के लिए आंगनबाड़ी का व्यवस्था की गई है। ओके फ्रेंड्स, आंगनबाड़ी का व्यवस्था की गई है, अर्थात हम यहाँ पे यह बोल सकते हैं अनुच्छेद 45 हमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य इत्यादि इत्यादि के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं 46, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जो शुरू से ही क्या थे? पिछले हुए थे, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसको लेकर अनुच्छेद 46 है। यानी एसटी एससी को धन से संबंधित, यानी उनको क्या होगा? उनको पैसा सरकार देगी, जैसे पीएम आवास योजना। हालांकि अभी पीएम आवास योजना इन्हीं लोगों को नहीं बल्कि हर एक संप्रदाय के लोगों को मिलता है। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, इन लोगों को आर्थिक मदद की जाए, सरकार इन लोगों को आर्थिक मदद करे, यही हमें जानकारी अनुच्छेद कितना देता है? 46 देता है, ताकि ये लोग भी समाज में क्या हो सके? आ पाए। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 46 के बाद अनुच्छेद 47, तो अनुच्छेद 47 हमें मद्यपान पर निषेध और पौष्टिक आहार में वृद्धि की बात करता है। मद्यपान पर निषेध यानी नशीली पदार्थ पर प्रतिषेध का बात करता है, और पौष्टिक आहार में वृद्धि कैसे किया जाए इसकी बात हमें अनुच्छेद कितना करता है? 47 करता है। और अनुच्छेद 47 ही बिहार के अंतर्गत नीतीश कुमार को क्या था? अधिकार दिया था, जिस कारण बिहार में नीतीश कुमार ने शराब को क्या किए हैं? बंदी किए हैं। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार सुबह उठे और इनके मन में विचार आया कि नहीं हमें बिहार में शराब को बंद करना है और हम बंद कर देंगे, ऐसा उनको अधिकार नहीं है। अधिकार ये दिया कौन है? तो अधिकार हमारा संविधान दिया है, और कौन से अनुच्छेद दिया है? तो अनुच्छेद 47 दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 47 भी समझ में आ गया है। और पौष्टिक आहार यानी अच्छे अच्छे भोजनों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, क्या क्या आप संसाधन में संलिप्त होकर कृषि करें और बेहतर से बेहतर आहार का प्रबंधन करें, इसके विषय में जानकारी भी अनुच्छेद हमें कितना देता है? अनुच्छेद 47 देता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 47 के बाद अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 हमें
अनुच्छेद 48 हमें किसके विषय में जानकारी देता है? तो अनुच्छेद 48 हमें कृषि तथा पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करता है। कृषि तथा पशुपालन को बढ़ावा देने का बाद अनुच्छेद 48 करता है। साथ ही साथ यह अनुच्छेद दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का भी काम करता है। दुधारू पशु को मारना नहीं, इसको रोक लगाता है अनुच्छेद 48। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करते हैं 48 के क, अनुच्छेद 48 के क हमें किसके विषय में जानकारी देता है? तो 48 के क हमें पर्यावरण, वन और वन्यजीव के संरक्षण के विषय में जानकारी देता है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, परंतु प्रकृति से ही हम लोग क्या करने लगते हैं? खिलवाड़ करने लगते हैं। प्रकृति को हम लोग हानि पहुंचाने लगते हैं। और आप जब प्रकृति को हानि पहुंचाइएगा तो एक समय के बाद प्रकृति की भी आपको हानि पहुंचाएगा। बेमौसम बारिश होगा, गर्मी में भीषण गर्मी पड़ेगा, ठंडी में भीषण ठंडी पड़ेगा। ये सब क्या है? ये सब प्रकृति को छेड़ने के कारण प्रकृति भी आपको क्या करता है? छेड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो पर्यावरण अर्थात आप वृक्ष को लगाएंगे, जंगल वन अर्थात जंगल को क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे। जंगल में रह रहे जानवरों को भी आप क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे। ऐसा नहीं कि जंगल में जो जानवर हैं उस जानवर को आप मारेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 48 भी आपको समझ में आ गया। अनुच्छेद 48 के बाद अनुच्छेद 49 है। तो अनुच्छेद 49 हमें किसके विषय में जानकारी देता है? तो अनुच्छेद 49 हमें राष्ट्रीय स्मारक को सुरक्षा करने की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्मारक अर्थात कोई भी ऐसे स्मारक है, पर्यटन स्थल है, जो उसको संरक्षित कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार करता है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से सरकार उस पर्यटन या उस स्मारक से रेवेन्यू कमाता है, तो उसको संरक्षित रखना एकदम से दायित्व बनता है। क्या सरकार अगर उसको संरक्षित रखे तो वो हमेशा के लिए संरक्षित रह सकता है? नहीं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसको संरक्षित करें, क्योंकि आप वहां घूमने जाते हैं, विदेशी व्यक्ति वहां पे आके घूमता है। तो जब आप वहां जाएंगे तो वहां पे साफ सुथरा रखना आपका दायित्व है। ऐसा नहीं कि गुटखा खा के जहां मन करे वहां थूक देंगे, कुरकुरे खाएंगे और उसका पर्ची जो है उसको ऐसा नहीं, उसको डस्टबिन में डालेंगे। उसको सुरक्षा करना आपका दायित्व बनता है। और इससे भारत सरकार को क्या होता है? इसके भारत सरकार के अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 48 भी आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय स्मारक को सुरक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है, उसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं, सॉरी अनुच्छेद 50 की बात करते हैं। अनुच्छेद 50 हमें किसके विषय में जानकारी देता है? तो अनुच्छेद 50 हमें कार्यपालिका, अनुच्छेद 50 हमें किसके विषय में? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करता है। ठीक है ना? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का काम अनुच्छेद 50 करता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 50 क्या कहता है ना, कि कार्यपालिका का अपना क्षेत्र होगा, न्यायपालिका का अपना क्षेत्र होगा। कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप न्यायपालिका नहीं करेगा और न्यायपालिका के कामों में हस्तक्षेप कार्यपालिका नहीं करेगा। अर्थात कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करने का काम अनुच्छेद 50 करते हैं। 50-50 याद कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 50 आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 50 के बाद अनुच्छेद 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 36 से लेकर 51 तक पढ़ना होता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का यह अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देता है, यानी युद्ध ना हो, इसके विषय में जानकारी हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 51 देता है कि नहीं सर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा अनुच्छेद 51 हमें जानकारी देता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस एक क्वेश्चन के माध्यम से, जो ये क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित था, इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सारे के सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद और जो भी कंसेप्ट था उन कंसेप्ट को हम रख दिए। फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को बीच शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।